ब्राउन बीटल की पॉपुलेशन है तो इनकी रिप्रोडक्शन इन मेंबर्स के दरमियान हो रही है, तो हम कहेंगे कि रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट है, आइसोलेशन है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, बिकॉज इनके मेंबर्स इन मेंबर्स के साथ रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, तो ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट है। पर किसी रीजन की वजह से, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीन बीटल या जो ब्राउन बीटल है, जैसे फॉर एग्जांपल इस पॉपुलेशन के अंदर आ जाए और इनके अंदर रिप्रोडक्शन इनकी हो जाए, तो जाहिर है कॉम्बिनेशन के नतीजे में क्या होगा, कॉम्बिनेशन के नतीजे में एक न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन हो सकती है ग्रीन और जैसे ब्राउन की वजह से। तो इस मैकेनिज्म को कहते हैं जीन फ्लो कहते हैं। कोई मेंबर जैसे, जाहिर है इसके पास जो जीन्स है, जब तक कि आपस में ये इंटरब्रीड कर रहे हैं तो हम कहेंगे इनका जो जीन पूल है वो अनशेयर्ड रहता है। ये जो जीन पूल का मतलब होता है सम टोटल ऑफ ऑल द जीन्स, सम टोटल ऑफ ऑल द जीन्स, जितने भी जीन्स हैं या अलील्स हैं इन पॉपुलेशन, किसी भी एक पॉपुलेशन के अंदर जो उनके जीन्स होते हैं उसके सम टोटल को हम कहेंगे जीन पूल। जैसे ग्रीन बीटल का ये जीन पूल है, ये ब्राउन बीटल का जीन पूल है। जब तक जीन पूल जो अनशेयर्ड है, अनशेयर्ड का मतलब है किसी के साथ उसकी शेयरिंग नहीं है, किसी दूसरे मेंबर की उसके अंदर एंट्री नहीं हो रही है जेनेटिकली, तब तक जैसे उसमें कोई वेरिएशन नहीं है। जब जीन फ्लो होगा, किसी भी पॉपुलेशन का एक मेंबर दूसरे मेंबर के साथ रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से गुजरेगा, तो यकीनन उसके नतीजे में कुछ वेरिएशन आ सकती है। आप ऐसे नहीं समझेंगे। एक छोटा और एग्जांपल लेते हैं। किसी जमाने में जैसे ब्लैक पीपल थे, ब्लैक स्किन के कलर वाले जो पीपल थे, उन पे बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे दुनिया के अंदर, रिस्ट्रिक्शन। और तो कई, पर जैसे आपको पता है कि इनकी स्किन का कलर ब्लैक होता है और हेयर जो है कर्ली है, तो इनकी आपस में इंटरमैरिजेस होती थी, इंटरमैरिजेस होती थी। तो हम ये कहते हैं कि लाइक ये इनका जो जीन पूल है वो अनशेयर्ड है, बिकॉज इनके आपस में इंटरमैरिजेस हो रही हैं। पर ये अगर जैसे आजकल तो जो इनकी जो शादियां जैसे गोरों की और कालों की जैसे आपस में स्किन के कलर के हवाले से शादियां हो रही हैं, जैसे ये जो अगर हम कहें कि वाइट पीपल है, तो वाइट पीपल का पहले जैसे अलाउ नहीं था इनकी आपस में मैरिजेस का, तो हम कहते हैं कि लाइक ये जो व्हाइट पीपल इसका जीन पूल अलग है और ये ब्लैक पीपल है इनका जीन पूल अलग है। जब तक इनकी शेयरिंग ऑफ जीन पूल नहीं होती है तो कोई एक नया कैरेक्टर नहीं आ सकता है। शेयरिंग ऑफ जीन पूल, शेयरिंग ऑफ जीन पूल ही जरूरी है। जीन फ्लो होगा उसके अंदर, एक पॉपुलेशन का किसी एक ट्रेड का जीन जब तक दूसरी पॉपुलेशन में नहीं जाता है तो कोई चेंज या तब्दीली नहीं आ सकती है। तो मेन ड्राइविंग फोर्स ऑफ स्पीशीएशन इज द गैदरिंग ऑफ द जीनोटाइपिक वेरिएशन इन अ जीन पूल। किसी भी एक जीन पूल के अंदर जब तक एक कोई वेरिएशन नहीं आती है, आइसोलेशन होगी तो कोई वेरिएशन नहीं होगी, शेयरिंग होगी जीन पूल की तो एक वेरिएशन हो सकती है, वरना अदरवाइज वेरिएशन नहीं होगी। सो न्यू डार्विनिज्म इज रेफर्ड टू एज द मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन। पर इस न्यू डार्विनिज्म के अंदर जस्ट नेचुरल सिलेक्शन नहीं, पर और भी कई पॉइंट्स होंगी जो मिल के पॉसिबली एक एक्सप्लेनेशन देते हैं साइंटिस्ट कि डार्विनिज्म जो बात की थी डार्विन ने, वो तो नेचुरल सिलेक्शन पे ही मौजूद था, पर ऐसे हो सकता है जिसमें म्यूटेशन है, ये सो एंड सो सारे फैक्टर्स है। तो शेयरिंग ऑफ द जीन पूल जब तक नहीं होगी तो न्यू ट्रेट या कैरेक्टर जैसे नहीं आ सकता है पॉपुलेशन में। इन दिस केस रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। अब रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्या है, जैसे अभी हमने नोट किया कि जैसे ब्लैक पीपल है, ब्लैक कलर के स्किन की कलर के पीपल, अगर जस्ट उनकी आपस में मैरिजेस हो रही मेंबर्स के दरमियान, तो ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, हम कहेंगे ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड has a major part in the speciation, allowing the differential amplification of the fittest gene in the gene pool. प्रीवियस क्लास के अंदर हमने डार्विनिज्म के हवाले से एक छोटी सी पॉइंट नोट की थी, जैसे ये एंसेस्टर्स हैं और उसकी ये डिसेंडेंट्स हैं, ये एंसेस्टर्स हैं और ये उसके डिसेंडेंट्स हैं। अब इस डिसेंडेंट के अंदर फॉर एग्जांपल कोई फेवरेबल वेरिएशन हुई है, फेवरेबल वेरिएशन हुई है, तो फिर आगे आपको पता है कि कौन से मेंबर्स रिप्रोड्यूस हो सकते हैं उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। ये फेवरेबल वेरिएशन जिसमें आई है तो वो रिप्रोड्यूस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इनके मेंबर्स उस एरिया के अंदर ज्यादा होंगे। और जिसके अंदर जो है ये फेवरेबल वेरिएशन नहीं आई, फेवरेबल वेरिएशन नहीं आई, तो वो इस
पॉपुलेशन से वो एलिमिनेट हो जाएगा, मर जाएगा, निकल जाएगा। इसके अंदर जितने भी जीन्स थे, इसका जो जीन पूल है आगे या जेनेटिक इंफॉर्मेशन आगे, वो नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट या ट्रांसफर नहीं होगी इसका। तो इससे ऐसी रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन, डिफरेंशियल एम्प्लीकेशन। यानी जिनके पास जो फेवरेबल जीन्स है वो उनके मेंबर्स आगे नेक्स्ट जनरेशन उनकी रिप्रोड्यूस हो रही है, मेंबर्स बन रहे हैं, और बाकी जिसके अंदर फेवरेबल वेरिएशंस नहीं है उनके मेंबर्स रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। तो सच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। उसके मेंबर्स वहां से एलिमिनेट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। Thus, natural selection has the most suitable genes is associated with the origination of the new species। इसी से आप पॉइंट से सीखेंगे क्या है कि नेचुरल सिलेक्शन वही है कि जो फेवरेबल जीन्स है वेरिएशन, वो अगर आप रिकॉल भी करें डार्विन के पॉइंट पे, सेट ऑफ फेवरेबल जीन्स नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो इनहेरिट कर सकते हैं वही फिटेस्ट है। तो ये फेवरेबल जीन्स का सेट नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है, यही जो जनरेशन आगे बढ़ रही है। जिनके पास फेवरेबल जीन्स नहीं है वो वहां से एलिमिनेट हो गए, खत्म हो गए। द मोस्ट सुइटेबल जीन्स एसोसिएटेड विद द ओरिजिनेशन ऑफ द न्यू स्पीशीज। अब देखें इनके मेंबर, इनके एंसेस्टर और इनके एंसेस्टर सबके सेम है, कॉमन एंसेस्टर तो सबके सेम है, पर वेरिएशन आने की वजह से ये क्या हुआ, ये इसमें न्यू स्पीशीज बन गई, या जिससे हम कहेंगे स्पीशीएशन। डार्विन की जो टर्मिनोलॉजी में इस स्पीशीएशन या न्यू स्पीशीज की फॉर्मेशन का अमल हुआ, बिकॉज इसके भी एंसेस्टर सेम है और इसके भी एंसेस्टर सेम है। पर अब जो फ्लोरिश कौन कर रहा है, आगे रिप्रोड्यूस कौन कर रहे हैं, आगे जो कौन सी जनरेशन बढ़ रही है जिसके पास फेवरेबल वेरिएशन है वही बढ़ रही है, जिसमें फेवरेबल वेरिएशन नहीं आई वो एलिमिनेट हो गई, और इस तरह से ये न्यू स्पीशीज बन गई जो एंसेस्टर से जरा डिफरेंट है। तो इस तरह से जो है एक टर्म है डिफरेंशियल एम्प्लीफिकेशन या डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन, डिफरेंशियल एम्प्लीफिकेशन या डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। तो हार्डी-वेनबर्ग एक थ्योरम है या इक्विलिब्रियम है, इस सेंस में जो इस पॉपुलेशन जेनेटिक्स को और डिफाइन करने के लिए दो पर्सन थे जिन्होंने ये हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम, इक्विलिब्रियम, हार्डी-वेनबर्ग लॉ की सूरत में, प्रिंसिपल की सूरत में, जैसे ये टर्म्स आते रहते हैं टेस्ट में, मैथमेटिकली इसके जो प्रॉब्लम वगैरह सवाल वगैरह आते रहते हैं। तो दो पर्सन है, एक हार्डी है और दूसरा वेनबर्ग है। हार्डी इंग्लिश मैथमेटिशियन और वैनबर्ग जिस तरह से शॉर्ट में वैन, पूरा नेम तो विलियम वैनबर्ग है। तो इन्होंने एक जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट एलील्स इन अ पॉपुलेशन, गिवन पॉपुलेशन के अंदर जीन फ्रीक्वेंसी के बारे में थोड़ा रिलेशनशिप डिफाइन किया था इक्वेशन की सूरत में। जैसे आप फिजिक्स के अंदर जैसे एम लफ्ज है, एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ का मतलब है फोर्स, एम का मास है, ए का मतलब है एक्सीलरेशन वगैरह। तो इसी तरह से इसकी एक सिंपल थ्योरम था, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू वन, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू वन। पी जो है स्मॉल पी, ये जो है डोमिनेंट जीन के लिए एक्सप्रेस किया जाता है, डोमिनेंट जीन, और क्यू जो है रिसेसिव। और इन दोनों का जो सम होगा या प्लस होगा ये भी वन होगा, वन इज इक्वल टू वन। जब तक वन इज इक्वल टू वन हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, कोई भी चेंज पॉपुलेशन के अंदर नहीं आएगी, न्यू ट्रेंड या कैरेक्टर नहीं बनेगा। जब तक हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, स्टेबल होगा, कांस्टेंट होगा, डिस्टर्ब नहीं होगा, डिस्ट्रप्टिव फोर्स जो है कोई इनको जैसे इफेक्ट नहीं कर रही है, तो कहेंगे कि ये कोई एवोल्यूशन नहीं होगी। हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम किसको रिप्रेजेंट करा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील्स जीन्स, जीन फ्रीक्वेंसी अलील फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। जीन फ्रीक्वेंसी एंड अलील फ्रीक्वेंसी को हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट करता है, जीन फ्रीक्वेंसी एंड अलील फ्रीक्वेंसी इन द गिवन पॉपुलेशन। किसी भी एक पॉपुलेशन के अंदर जीन फ्रीक्वेंसी, उसका रेशियो क्या है, अलील फ्रीक्वेंसी, उसकी रिप्रेजेंटेशन एक थ्योरम के जरिए, प्रिंसिपल के जरिए, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू वन। जैसे हमारे एसटीपी बुक के अंदर तो इतनी क्लियर पॉइंट्स नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं, एक थोड़ी ट्राई की है कि हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम किस तरह से ऑपरेट करता है। हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम तब ऑपरेट करेगा जब ये पांच फैक्टर्स जो होंगे, ये पांच फैक्टर्स अगर रहेंगे तो हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। बुक के अंदर ऐसी क्लियर पॉइंट्स नहीं है, आप कोशिश करें इनको नोट करें, बिकॉज टेस्ट के हवाले से कोई सवाल वगैरह आ सकता है।
अगर कोई म्यूटेशन नहीं होती है तो हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, 1 इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 1 मेंटेन रहेगा, तो इसका मतलब है कोई इवोल्यूशनरी प्रोसेस नहीं होगा, नो इवोल्यूशनरी प्रोसेस, कोई इवोल्यूशनरी प्रोसेस नहीं होगा, पॉपुलेशन कांस्टेंट रहेगी, उनकी जीन फ्रीक्वेंसी और एलील फ्रीक्वेंसी मेंटेन रहेगी, उसमें कोई चांस नहीं होगा कि कोई इवोल्यूशनरी प्रोसेस हो, जीन फ्लो ना हो। जीन फ्लो का जैसे हमने जिक्र किया था, जैसे अगर एक ब्राउन बीटल या ग्रीन बीटल एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में जा रही है, शेयरिंग हो रही है, तो जाहिर है न्यूट्रिएंट्स आएंगे और क्या हो सकता है, एवोल्यूशनरी प्रोसेस हो सकता है। जीन फ्लो नहीं होगा तो हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। पॉपुलेशन की साइज लार्ज होगी, छोटी साइज नहीं, लार्ज साइज होगी तो हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। रैंडम मेटिंग होगी तो हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। रैंडम मेटिंग, रैंडम मेटिंग मतलब समझो ना साइंटिस्ट साहब, व्हाट डू यू मीन बाय रैंडम मीटिंग? नथो छ समझ भाजपाणी साहब समझाए व्हाट डू यू मीन बाय रैंडम मीटिंग? लफ्ज बदल है, कौन बदल है? एनी स्टूडेंट? रैंडम मीटिंग, जी सही, हाँ सही नहीं की सोचा रैंडम मीटिंग को अगर हम थोड़ा सा एक वेरी सिंपल वर्ड्स में कहें, जिसमें चॉइस ना हो, जैसे गांव देहातों की मैरिजेस होती है, तो ये आपकी फैमिली है, इसके मेंबर है, आपकी जैसे पसंद हो ना हो, जैसे स्टूडेंट की पसंद हो ना हो, शादी करा देते हैं, तो ये एक रैंडम मेटिंग है जिसमें चॉइस ना हो, पॉपुलेशन के अंदर जो जीन्स है उसी सेम पॉपुलेशन के अंदर रहते हैं, यानी कोई जैसे कि सिलेक्शन ना हो, दैट इज कॉल्ड एज रैंडम मेटिंग। जीन पूल जो है उसी के अंदर जो जीन्स रहेंगे, शेयर नहीं होंगे किसी से, बाहर का कोई मेंबर आएगा या खुद वो जाएगा बाहर जाएगा तो जीन पूल शेयर होगा, जीन पूल शेयर होगा तो एवोल्यूशनरी प्रोसेस होगा। ठीक है ना, वेरी सिंपल वर्ड। रैंडम मेटिंग अगर होगी तो हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा तो एवोल्यूशनरी प्रोसेस वेरिएशन वगैरह नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह नो नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस अगर ऑपरेट नहीं हो रहा है तो भी हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। अब देखिए हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम जो कब डिस्टर्ब होता है या अपसेट होता है, हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम तब अपसेट या डिस्टर्ब होगा, उसकी रेशियो 1 इज इक्वल टू 1 जो है वो नहीं होगा मेंटेन, इक्वेशन 1 इज इक्वल टू 1 जो है वो सॉल्व नहीं होगी, बैलेंस उसका नहीं होगा, बैलेंस नहीं होगा तो इसका मतलब है हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम है या थ्योरम है वो डिस्टर्ब हो चुका है, पॉपुलेशन के अंदर जीन फ्लो हो रहा है, इसका मतलब ये होगा कि जीन फ्लो हुआ है, जेनेटिक कोई म्यूटेशन हुई होगी, या जिस तरह से पॉपुलेशन की साइज में कोई या कमी होगी या नॉन रैंडम मेंटिंग होगी, तब जिस तरह से हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, एनी ऑफ द 5 फैक्टर, इनमें से कोई भी 5 में से कोई एक फैक्टर होता है जो हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकता है, एनी ऑफ द 5 बाय डेविएशन फ्रॉम एनी ऑफ इट्स 5 कंडीशन। इन 5 में से कोई भी एक ऐसी कंडीशन होती है जो यकीनन क्या करेगी, हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेगी। जाहिर है जब डेविएशन या डिस्टर्ब होगा तो क्या हो सकता है, 1 इज इक्वल टू 1 जो है ये नहीं रहेगा, यानी इसका मतलब है कि कोई एवोल्यूशनरी प्रोसेस हो रहा है, एवोल्यूशनरी प्रोसेस हो रहा है। हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंटली हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, बैलेंस में रहेगा, कोई इवोल्यूशनरी प्रोसेस नहीं होगा। हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, क्यों डिस्टर्ब होता है, एनी ऑफ द 5 फैक्टर, एनी ऑफ द, जरूरी नहीं है पांचों फैक्टर हो तो एनी ऑफ द 5। डार्विन ने तो जस्ट एक नेचुरल सिलेक्शन की बात की थी, उसके बाद जब पॉपुलेशन जेनेटिक्स जैसे म्यूटेशन का उस वक्त कॉन्सेप्ट ही नहीं था, अगर जीन्स के अंदर म्यूटेशन हो रही है तो न्यूट्रिएंट्स आएंगे, जीन फ्लो हो रहा है तो जाहिर है एक पॉपुलेशन का जीन पूल शेयर हो गया, दूसरे में मेंबर्स चले गए। सही समझिएगा, गल कौन समझिएगा ना, मैं था समझ रहा हूँ। हाँ, चलो एक इलस्ट्रेशन देखते हैं फिर आप समझ जाएंगे जीन पूल की शेयरिंग को। जीन पूल की शेयरिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने नोट किया था ना, जैसे ये एक जीन पूल है फॉर एग्जांपल, मेंबर्स किसी भी एक बीटल की जो कलर की ये मेंबर, इनके दरमियान में जैसे रिप्रोडक्शन हो रही है, आपस में रिप्रोडक्शन हो रही है, तो हम कहेंगे इनका जीन पूल जो है किसी के साथ शेयर नहीं होता है। फिर क्या होता है कि जैसे ये भी ब्राउन बीटल है, उनका भी जीन पूल शेयर नहीं होता, पर
ये जो जिस तरह से बीटल है यहाँ से निकल के अगर इस पॉपुलेशन में आ जाए और इसमें जैसे इनकी ब्रीडिंग हो जाए तो यकीनन क्या होगा, इसके नतीजे में न्यू ट्रेड्स या कैरेक्टर्स आ जाएंगे। तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ, ये जो जीन फ्लो हुआ, जीन फ्लो की वजह से न्यू ट्रेड या कैरेक्टर आ सकते हैं। या खुद एक और कंडीशन हमने नोट की थी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल सडनली म्यूटेशन हो जाए तब भी जैसे न्यू ट्रेड या कैरेक्टर आ सकता है। तो ये इनका जीन पूल है, अनशेयर्ड रहेगा। अनशेयर्ड रहेगा तो कोई वेरिएशन नहीं आएगी। जब जीन पूल शेयर होगा तो यकीनन उस पॉपुलेशन के अंदर कोई न्यू ट्रेड या कैरेक्टर आ सकता है, जो आगे चल के, ये एक दिन की बात नहीं है, एवोल्यूशनरी प्रोसेस आगे जाके हो सकता है और भी आगे इतनी ज्यादा और शेयरिंग हो जिसके नतीजे में न्यू कैरेक्टरिस्टिक आ सकते हैं। तो ये न्यू डार्विनिज्म की जैसे एक पॉइंट थी कि जीन फ्लो जब तक नहीं होगा तो कोई भी न्यू ट्रेड या कैरेक्टर नहीं आ सकता है। तो मैथमेटिकली जिस तरह से किस हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को कैसे देखा जा सकता है हम थोड़ा सा नोट करेंगे मैथमेटिकली। जैसे सिंपल एक एक्सप्रेशन है p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 और 1 इज इक्वल टू 1 जो है इनका जो है बैलेंस होना जरूरी है। जब तक ये बैलेंस रहेगा तो कोई भी चेंज जैसे नो चेंज एवोल्यूशनरी चेंज नहीं आएगी। और आपको पता है कि स्मॉल p जो है इसकी एक्सप्रेशन किसी डोमिनेंट जीन को लिए होती है, डोमिनेंट जीन को एक्सप्रेस करना। और जो q होता है स्मॉल q जो है रिसेसिव जीन के लिए एक्सप्रेशन की जाती है, रिसेसिव जीन के लिए। जैसे हमारे बुक के अंदर पहला एक एग्जाम्पल दिया गया है ड्रोसोफिला के हवाले से। ड्रोसोफिला बॉडी कलर के हवाले से ग्रे बॉडी कलर, ब्लैक ब्लैक बॉडी कलर, कैपिटल बी और स्मॉल बी। कैपिटल बी है तो ये क्या होगा, उसकी एक्सप्रेशन इक्वेशन में स्मॉल बी के जरिए एक्सप्रेस करेंगे और इक्वेशन में जैसे स्मॉल बी को क्यू के जरिए एक्सप्रेस करेंगे। पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, क्यू प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। और इसी को जैसे अगर एक अनदर एक्सप्रेशन में लेके जाए, जैसे पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होल स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इधर आप एक लफ्ज सीखेंगे कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जो डोमिनेंट जीन्स की फ्रीक्वेंसी है वो पी स्क्वायर के जरिए रिप्रेजेंट की जाएगी। किसी भी पॉपुलेशन के अंदर रिसेसिव जीन्स की जो है, रिसेसिव एलील्स की जो फ्रीक्वेंसी है क्यू स्क्वायर के जरिए रिप्रेजेंट की जाएगी। किसी ये जो है डोमिनेंट है बट होमोजाइगस डोमिनेंट है, वो होमोजाइगस डोमिनेंट है। और इसी तरह से अगर जो 2pq है ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, डोमिनेंट हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। अक्सर स्टूडेंट इस जगह पे थोड़ी सी गलती कर जाते हैं, जैसे पी क्यू को समझते हैं कि ये हेटेरोजाइगस है, बट सही जो एक्सप्रेशन है उसकी है 2pq। वैल्यू जो इसका होगा वो 2pq होगा, pq नहीं 2pq, 2pq। जब हेटेरोजाइगस आप कॉम्बिनेशन या उसका जो रेशियो लेना चाहेंगे तो उसकी एक्सप्रेशन 2pq के जरिए होगी। हमारे बुक के अंदर फिलहाल दो प्रॉब्लम दिए गए हैं और मजीद प्रॉब्लम हम आपको देंगे थोड़े से प्रैक्टिस की खातिर। हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में भी कोई एक मैथमेटिकली कोई ऐसा सवाल आ सकता है जिसमें किसी भी पॉपुलेशन की जो रिसेसिव जीन की फ्रीक्वेंसी, उसकी एलील्स की फ्रीक्वेंसी पूछी जा सकती है, या डोमिनेंट होमोजाइगस डोमिनेंट की, अक्सर जो है हेटेरोजाइगस डोमिनेंट की कॉम्बिनेशन पूछी जाती है। हेटेरोजाइगस अक्सर पूछी जाती है, हेटेरोजाइगस और थोड़े केसेस में जैसे रिसेसिव कॉम्बिनेशन। दो जैसे प्रॉब्लम जैसे हमारे बुक के अंदर फिलहाल दिए गए हैं और बाद में जैसे और भी हम करेंगे प्रॉब्लम, तो हम थोड़ा सा एसटीबी बुक की प्रॉब्लम को थोड़ा देखते हैं ताकि वहीं से थोड़ा सीख लें, बिकॉज बुक जरूरी है, बाकी और कई प्रॉब्लम हो सकते हैं। जैसे ये 2pq का हमने नोट कर लिया, इतना कोई इशू नहीं है। जैसे प्रॉब्लम किस तरह से आ सकते हैं, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ टू एलील्स इन अ जीन पूल, पॉपुलेशन का दायरा है, किसी भी एक पॉपुलेशन का जीन पूल है, उसके अंदर पॉपुलेशन का जीन पूल है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीन पूल है, उसके अंदर जाहिर है उसके जितने भी जीन्स एलील सब इस जीन पूल के अंदर में मौजूद है। जाहिर है इसके अंदर कोई डोमिनेंट जीन भी होगा, रिसेसिव जीन भी होगा, सब होंगे। पर उसके अंदर हम जो मेंबर्स से काउंट की जाती है, जैसे अगर हम एक पॉपुलेशन का एग्जांपल लेते हैं जिसमें देखते हैं कि भाई इसमें ग्रे बॉडी कलर के कितने मेंबर्स हैं या ब्लैक बॉडी के कलर के मेंबर्स कितने हैं, तो उससे अंदाजा लगाया जाता है कि इसमें जो है क्या जो है इसके जो है
प्रोबेबिलिटी ऑप्शन रेशो मौजूद है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ टू अलील्स इन अ जीन पूल, जैसे कैपिटल ए अलील जो है उसका 0.9 फ्रीक्वेंसी है और स्मॉल ए की जो अलील फ्रीक्वेंसी है 0.81। आगे जैसे आपसे दो सवाल पूछे गए इस डेटा से, ये गिवन डेटा है, इस गिवन डेटा से दो क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द परसेंटेज, परसेंटेज ध्यान में रखें, की पॉइंट क्या है, आपसे क्या पूछा गया, परसेंटेज पूछा गया। आप हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, और दूसरे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव। दो सवाल आपसे पूछे गए, यानी आपको वैल्यू किसकी मालूम करनी है, एक 2pq वाली वैल्यू मालूम करनी है और दूसरी होमोजाइगस रिसेसिव है तो क्यू स्क्वायर का वैल्यू जो है वो मालूम करना है, क्यू स्क्वायर का वैल्यू मालूम करना है। तो बहुत ही सिंपल, डोमिनेंट जीन जो है उसका जो है 0.19 है, हम यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं। डोमिनेंट जैसे पहला जो ऑप्शन, जैसे पहला क्वेश्चन है जो हेट्रोजाइगस वाला है, इसी में से पुट करके हम हेट्रोजाइगस की वैल्यू परसेंटेज मालूम कर सकते हैं। फार्मूला क्या है, पी स्क्वायर दैट इज द 0.19 स्क्वायर प्लस 2pq, 2pq, 2p का वैल्यू जो गिवन है, पी किसको शो करता है, डोमिनेंट जीन को, क्यू किसको शो करता है, रिसेसिव को, रिसेसिव क्या है 0.81 है, 0.81 प्लस क्यू स्क्वायर क्या है 0.81 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी इन सब का वैल्यू 1 होगा, 1 इज इक्वल टू 1। हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम तब मेंटेन होगा जब इन सब की रेशो जो जितनी भी, जैसे आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये 1 इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो हम कहेंगे हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम मेंटेन है। अगर 1 इज इक्वल टू 1 नहीं आता है तो एनी ऑफ द 5 फैक्टर्स हैं वो हो रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा है, या म्यूटेशन हो रही है, या कोई जो है रैंडम नॉन रैंडम, नॉन रैंडम मेटिंग हो रही है, नॉन रैंडम मेटिंग हो रही है, या नेचुरल सिलेक्शन जो वर्क कर रही है। 1 इज इक्वल टू 1 अगर पॉपुलेशन में, ये अजम्पशन लगाते हैं, ठीक है ना, ये जो साइंटिस्ट। तो अब इसमें हमें सवाल तलाश करना है हेट्रोजाइगस का परसेंटेज क्या है, तो अब इसको आप मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर में, सो 2 इंटू 0.19 और मल्टीप्लाई बाय 0.81, घणो तो अच्छे साहब मोबाइल घणो दुखिया सवाल है भाई, सब पॉइंट, 0.3078 बना, अगर राउंड ऑफ करेंगे तो 0.31, ये 0.31 सवाल आपसे पूछा गया था परसेंटेज का, तो 0.31 का जो परसेंटेज होता है वो 31% होता है, कि इस पॉपुलेशन के अंदर जो जितने भी मेंबर्स हैं उनके अंदर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट पॉपुलेशन का जो रेशियो वो 31% है, 31% सवाल पूछा गया था। और ये 6 मैच जा सवाल है, 0.31 जो असां परसेंटेज ठाहींदा है, सैकड़ो ठाहींदा है, तो वो 31% 6 वाला सवाल है। दूसरा इसमें सवाल था, क्वेश्चन था कि रिसेसिव इंडिविजुअल का जो क्या परसेंटेज है, अब रिसेसिव 0.81 मल्टीप्लाई बाय 0.81, 0.81 मल्टीप्लाई बाय 0.81 पर स्क्वायर है, तो दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्या जवाब आएगा, 0.561, 0.65 छाट करेंगे पंजे छाट दें, अभी बुधाए छाट दें, ही घणो 0.1, फिजिक्स से प्रॉब्लम की था करोगे वाला ठीक है, चेक करें 0.03, 03 हिकिड़ो दफ़ो ॿुधायो जल्दी को ॿुधायो ना यार, 3 हाणे ते घणा लिखूं, राउंड ऑफ टाइम घणो हमारे वो केड़ा नंबर है, वो बेटो नंबर केड़ा नंबर है, 3 1 करूं या 3 रहने, 3 1 करूं, हालो ठीक है, भाजकानी हिसाब से 3 1 करूं,
तो इनके घणो करो ये सही कोने तो पॉइंट ॿुधायो न 0.036 माने 4 करो 4 करो 36 है ना तो 4 घंटा बन अलग है 0.04 अलग कई पंची है इनके घणा कयो पंजस कयो छाड़ कयो केड़े के घट कयो तो ये हिकु थियो आओ वही मैथ जो ट्राई किया था वही मैथ में की है ठीक है हालांकि सॼो बुक में थियो तो बराबर तो हम डिस्कशन में मैंने घणा ॾींहंनि खां पोइ त हाणे मैथ की है बुक में पियो है सॼो प्रॉब्लम थियो पियो है तो एनीवे स्टूडेंट्स ये आगे जवाब होगा 1 = 1 होगा और इसका जितना पॉइंट में आए तो वो परसेंटेज पॉइंट में आए तो वो परसेंटेज सवाल पूछा गया था परसेंटेज का इसके ऊपर और भी ज्यादा प्रॉब्लम होंगे मैं थोड़ा सा आपको और मजीद प्रॉब्लम प्रैक्टिस प्रॉब्लम दूंगा तो देख लेना इक्वेशन एक्सप्रेशन वेरी सिंपल है और उसके जरिए आप कर सकते कल हम मजीद देखें